नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। जब हम लोग कहते हैं मगध, तब आपके सामने चंद्रगुप्त, चाणक्य, अशोका जैसे महान सम्राटों की राजनीतिक और कूटनीतिज्ञों की तस्वीर छवि सामने उभर जाती है। लेकिन जब हम लोग कहते हैं बिहार, तब किसी के भी सामने अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, अशिक्षा, मजदूर यही छवि क्यों उभरती है? कोरोना वायरस में लॉकडाउन की वजह से जो मजदूरों का पलायन हुआ, उसमें सबसे ज्यादा पलायन करने वाले मजदूर बिहार के हैं। अलग-अलग राज्यों से मजदूर अपने घर वापस लाना चाह रहे हैं, लेकिन उसी तरफ बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, वो पहले उन्हें लाना नहीं चाह रही थी। पहले यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया था कि कोटा से छात्रों को भी नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन बाद में छात्र भी लाए गए और मजदूर भी लाए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे लॉकडाउन में ये बात तो बहुत साफ हो गई कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से मजदूर सप्लाई किए जाते हैं। बिहार में अशिक्षा है, बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है। इस वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा पलायन होता है। युवा छात्र बाहर पढ़ने जाते हैं, नौकरी की तलाश में जाते हैं। जो लोग बेरोजगार होते हैं, जिनके पास शिक्षा की कमी होती है, वो लोग बाहर जाकर मजदूरी करने लगते हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि ये सारे के सारे लोग बिहार से बाहर पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं? जब मजदूर वापस आ रहे थे बिहार और उनसे जो बातचीत हुई, उसमें उन्होंने एक चीज बहुत साफ कही। उन्होंने कहा कि कोई भी अपना देश, कोई भी अपना मुल्क, मुल्क और देश का मतलब यहाँ पर अपना घर है, गांव है। कोई भी अपना देश, कोई भी अपना मुल्क तब तक नहीं छोड़ता है जब तक उसके खाने के लिए रोटी एकदम खत्म ना हो जाए और भुखमरी की नौबत ना आ जाए। यही स्थिति बिहार में होती आ रही है। एक वक्त में बिहार में भागलपुर का सिल्क उद्योग हुआ करता था, मखाना उद्योग था, शुगर मिल हुआ करती थी, शुगर मिल की फैक्ट्रीज थी और जूट मिल्स भी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये सारी चीजें बंद होती चली गई और मजदूरों को पलायन की ओर बढ़ना पड़ा। और जो उस मजदूर ने कहा वो बिल्कुल सही है। जब तक खाने के लाले नहीं आते, कोई भी अपना गांव, कोई भी अपनी मिट्टी छोड़कर जाना नहीं चाहता है। बिहार की जो पर एनम कैपिटल इनकम है, यानी पूरे बिहार की पॉपुलेशन और पूरे बिहार की आय यानी इनकम को अगर आप भाग करेंगे, जो एवरेज निकलता है पूरे साल का एक व्यक्ति पर, वो है 31,000 रुपए सालाना। यानी एक एवरेज औसत आय एक बिहारी की पूरे साल में 12 महीने में है 31,000 रुपए महीना। अब सवाल ये है कि आप खुद सोच लीजिए, 31,000 रुपए महीने में आज के वक्त में पूरे साल कौन वक्त गुजार सकता है? इसमें एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ पर अशिक्षा बहुत ज्यादा है। एक वक्त में बिहार की पर कैपिटा इनकम काफी ज्यादा थी। पंजाब से ज्यादा ग्रोथ रेट बिहार की हुआ करती थी। लेकिन उस वक्त से लेकर पंजाब ने अभी तक दुगनी तिगुनी रफ्तार से तरक्की की और पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ रेट, अपना डेवलपमेंट ग्रोथ रेट दिखाया। लेकिन बिहार वहीं का वहीं रुका रह गया। इसकी क्या-क्या वजह होती रही? सबसे पहली वजह जो हुई कि यहाँ पर कोई भी मेजर इंडस्ट्री नहीं लगी। पहले यहाँ पे कटिहार में जूट मिल हुआ करता था, शुगर मिल थी। भागलपुर में कुटीर उद्योग थे। ऐसे उद्योग थे जो गाँव में, घर में चला करते थे। लेकिन बिहार की जो पॉलिटिक्स रही, कास्ट पॉलिटिक्स रही, उस वक़्त बिहार पूरे तरीके से गर्त में जाना उसने शुरू कर दिया। 1991 में जब पूर्व प्रधानमंत्री और उस वक्त के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिबरलाइजेशन की घोषणा की, तो बहुत सारे राज्य ऐसे थे जो ये सोचने लगे कि हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे लाएं, हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करें, हम लोग व्यापार को कैसे बढ़ाएं और कैसे हम लोग ट्रेड को लेकर सजग हों। उस वक्त बिहार अपने कास्ट पॉलिटिक्स में जबरदस्त तरीके से घिरा हुआ था। यहाँ पर लोगों को सिर्फ अपने कास्ट और दूसरे कास्ट, इससे हिंसा, बाथेपुर, नरसंहार वगैरह सारी चीजें यहाँ पे हो रही थी। अ, उसी वक्त लोग दूसरे राज्य जो थे वो तरक्की कर रहे थे और बिहार इससे पूरे तरीके से अछूता रह गया।
इसमें बहुत बड़ी वजह रही है कि बिहार का जो माफिया रहा है, इसने बिहार को पीछे ढकेलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बिहार में जब कुछ कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट करना भी चाहा, तब लोगों ने वहां पर एक्सटॉर्शन मनी, प्रोटेक्शन मनी के नाम पर बहुत सारे ऐसे केसेस आए। उसके बाद कंपनीज वहां से पीछे हटने लगी, और अभी के वक्त में ये स्थिति ऐसी आ गई है कि बिहार में कोई भी बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है। एक वक्त ऐसा भी था जब बिहार सरकार का पूरा ध्यान इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था, लेकिन सिर्फ एक खास इलाके के। वो इलाका था दक्षिण भारत, माफ कीजिएगा, दक्षिण बिहार का। दक्षिण बिहार के सारे हिस्से में काफी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया। वो इलाका था, वो जिला था बोकारो, धनबाद, इस तरह के इलाके, जो 2000 में विभाजन जब हुआ बिहार का, तो ये सारे इलाके कटकर झारखंड में चले जाते हैं, और उसके बाद बिहार में कुछ बचता नहीं है। और स्थिति उसके बाद यूं बन जाती है कि अभी तक बिहार में ढंग की कोई भी फैक्ट्रीज उपलब्ध नहीं है कि मजदूर यहाँ पर काम कर सकें और किसी भी तरह से रोजगार जनरेट हो सके। एक डेटा जब हम लोग इसकी पढ़ाई कर रहे थे और जानना चाह रहे थे कि इसकी वजह क्या है, तब एक वजह जो हम लोगों को मिली, और वो काफी निराशाजनक वजह है, वो है बिहार का फर्टिलिटी रेट। सबसे पहले ये समझा दिया जाए कि फर्टिलिटी रेट होता क्या है। फर्टिलिटी रेट उसको कहते हैं कि एक माँ अपने पूरे जीवन काल में औसत कितने बच्चों को जन्म दे सकती है। कई स्टेट के एक है, 1.2 है, 2 है, लेकिन बिहार पूरे देश में सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट रखता है, 3.2 की। यानी बिहार में एक महिला अपने पूरे औसत जीवन काल में 3.2 बच्चों को जन्म देती है। यहाँ पर पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट बिहार में है। और वैसे ही लिटरेसी का बहुत बड़ा मिसमैच है। लिटरेसी रेट सिर्फ 63.82% और फर्टिलिटी रेट 3.2%। ये जब मिसमैच होता है, तब इसके वजह से इसका पूरा असर एजुकेशन पे पड़ता है। बिहार में एक वक्त में नालंदा विश्वविद्यालय रह चुका है, पटना विश्वविद्यालय की गूंज पूरे विश्व में रह चुकी है, वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे मैथमेटिशियन हम लोगों के पास रहे हैं, लेकिन अभी के वक्त में आनंद कुमार सबसे बड़े मैथमेटिशियन माने जाते हैं, वो भी बिहार के हैं। सबसे ज्यादा आईएएस और सरकारी नौकरी करने वाले लोग बिहार के हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप अपने बगल के सरकारी स्कूल में झांकने जाइएगा, तो आपको एक रूम में 4 क्लासेस चलती हुई नजर आएंगी। कोई किसी भी बच्चे के पास सही से किताबें नहीं मिलेंगी, बैठने के लिए बेंच नहीं मिलेगा, खाने के लिए उन्हें मध्याह्न भोजन जो मिलता है वो नहीं मिलेगा। जिस तरीके के मध्याह्न भोजन की व्यवस्था सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए की गई है, मेरा ये दावा है खुले तौर पे से कि इस राज्य के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री वो मध्याह्न भोजन खा के दिखा दें। कोई इस तरह का मध्याह्न भोजन नहीं खा सकता, वो इतना खराब मध्याह्न भोजन रहता है। बिहार में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था इतनी घटिया कर दी गई है ताकि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिले। प्राइवेट स्कूल और सरकार की मिलीभगत के कारण यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को पूरे तरीके से सरकार ने गर्त में पहुंचा दिया। आज किसी भी सरकारी पद पर बैठे हुए बाबू साहब या नेताजी का कोई भी बेटा या पोता भतीजा किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाता है। सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाता है इसके वजह से, और वो पढ़ने कहाँ जाते हैं, वो पढ़ने जाते हैं बड़े बड़े 5 स्टार होटल वाले स्कूल में, जहां पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पर सारी चीजें कराई जाती है, जिनसे सरकारी स्कूल के बच्चे जो हैं वो मोहताज रखे जाते हैं। और सरकारी स्कूल को गर्त में पहुंचाने की वजह यही है कि मिडिल क्लास भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ना भेजकर प्राइवेट स्कूल्स में भेजें। इसी वजह से सरकारी स्कूल में बच्चों के पास किताबें नहीं है, कलम नहीं है, पढ़ने के बैठने के लिए बेंच नहीं है, एक शिक्षक नहीं है। शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन उससे भी किसी को फर्क नहीं पड़ता है। जब पढ़ाई नहीं होती है, जब लिटरेसी रेट नहीं होती है, और सरकार ये बात बोल देती है कि हमारे पास संसाधन की कमी है, और केंद्र की सरकार बोल देती है कि आत्मनिर्भर बनिए, तब एक बिहारी
ये कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे आखिरकार करना क्या है। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि जो बिहार के उप मुख्यमंत्री ने बयान दिया, बिहार के पास संसाधन नहीं है, तो उन्हें किस तरह का संसाधन चाहिए होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या बिहार के लोगों के पास शिक्षा की कमी है? शिक्षा की कमी है, लेकिन एक खास तबके के पास। एक आंकड़ा ये भी है जो मैंने पहले भी बताया कि बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस बिहार के होते हैं। तब क्यों एक गरीब का बच्चा जो पश्चिम चंपारण के किसी स्कूल में पढ़ रहा है, उसके पास कलम नहीं है? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत गहरी मानसिकता भी है। अगर आपने कुछ पुराने आर्टिकल्स पे नजर डाला होगा, ये आर्टिकल जनसत्ता के हैं, दैनिक भास्कर के हैं, उसमें एक रेट कार्ड छपा था। वो रेट कार्ड था कि अगर आप बिहारी हैं और आप आईएएस ऑफिसर हैं, तो जब आप दुल्हा बनिएगा तो आपका रेट कार्ड क्या होगा। यहाँ पर जो लोगों में भी एक बहुत बड़ी कमी है वो ये है कि रेट कार्ड के लिए ही लोग आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, सरकारी अधिकारी और सरकारी बाबू बन रहे हैं। अगर सरकारी अधिकारी बनने के बाद उनका मकसद सचमुच में अपने आसपास के इलाके, अपने जिले, अपने राज्य के काम करना होता, तो आज बिहार के का साक्षरता दर 63.8% नहीं होता, बल्कि इससे काफी ज्यादा होता। बहरहाल, अब आगे बात करते हैं कि कौन सी ऐसी वजह है जिसके वजह से बिहार में इस तरह के हालात बने हुए हैं। 1950 से लेकर 1990 तक एक पॉलिसी का पालन होता रहा जो थी फ्राइट इक्विटी पॉलिसी। इस पॉलिसी के अनुसार ट्रांसपोर्टेशन में सब्सिडी दिया गया और उसमें इंसेंटिव दिया गया। जब बिहार जो खनिज प्रदेश था, उसमें लोगों के पास ये ऑप्शन हो सकता था कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाएं और यहाँ के लोगों को वो लोग रोजगार जनरेट करें। तब यहाँ की सरकार ने बिहार की संपदा को लुटने दिया, बर्बाद होने दिया। सरकार ने ये खुले तौर पे से छूट दे दी कि आप यहाँ पर खनिज का खनन कीजिए, यहाँ से कोल माइंस जो भी ले जाना है ले जाकर आप दूसरे राज्यों में व्यापार कीजिए। और वही दूसरे राज्य के लोगों ने किया। वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके गुजरात ले गए, बंबई ले गए, कलकत्ता ले गए, दूसरे दूसरे राज्य ले गए जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से हुआ, बिहार के ही दम पे। लेकिन बिहार इसमें पीछे छूट गया। बिहार में जो सबसे ज्यादा कमी अभी के वक्त में नजर आती है, वो नजर आई कोरोना वायरस की वजह से। अगर कोरोना वायरस नहीं होता और लॉकडाउन पूरे देश में नहीं लगाया जाता, तो इस डबल इंजन की सरकार की पोल नहीं खुलती। इस डबल इंजन की सरकार जो हमेशा अपने आप को सुशासन बाबू कहलाना ज्यादा पसंद करती है, वो हमेशा ये बात कहती है कि बिहार में ये विकास हो रहा है, बिहार में ये विकास हो चुका है, बिहार में इतना विकास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे विकास की पोल खुल जाती है, पूरे सुशासन की पोल खुल जाती है, जब अलग अलग राज्यों से बिहारी मजदूर पैदल अपने गांव और उनकी भाषा में कहें तो अपने मुल्क की तरफ लौटना शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार अपने राज्यों के मजदूरों को लेने से ही इनकार कर देती है। उनका ये कहना होता है, जो सुशासन बाबू हैं, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनका ये कहना होता है कि उन्हें लेना लॉकडाउन का उल्लंघन करना होगा। लॉकडाउन में अगर आप अपने मजदूरों को लेकर आएंगे, बाकी कई राज्य भी लेकर आए हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने पहले इनकार किया। उनका ये कहना था कि अगर हम मजदूरों को जो बाहर फंसे हुए हैं उनको हम लेकर आएंगे, तब बिहार में कोरोना वायरस बढ़ने की उम्मीद बढ़ जाती है कि यहाँ पर तादाद बढ़ जाएगी। उन्होंने क्वारंटाइन करने का कोई सुविधा नहीं अपनाया। वो ये भी कर सकते थे कि मजदूरों को वो काफी पहले ले आते हैं और 14 दिन क्वारंटीन सेंटर में रखते हैं, उनका टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद अपने अपने घर भेजते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं मजदूरों को उनके हालात पर। और मजदूर उसके बाद मजदूरों का सबसे बड़ा क्राइसिस शुरू होता है। मेरे घर में लगातार लोग एक बात कह रहे हैं कि जब भी टीवी रिपोर्ट्स देखी जा रही है उसमें मजदूरों से कोई भी रिपोर्टर बात कर रहा है तो वो मजदूर बिहारी ही क्यों हो रहा है। वो इस वजह से क्योंकि बिहार से सबसे ज्यादा मजदूर, प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में जाते हैं। हो सकता है कई लोग जो इस लाइव को देख रहे हो वो दिल्ली में बैठे हो, बंबई में बैठे हो या दूसरे राज्यों में बैठे हो, लेकिन वो बिहारी हो। वो यहां से पढ़कर गए लेकिन जाकर वहां पर काम कर रहे हैं। गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ की सरकार ने उन्हें प्रॉपर तरीके से रोजगार नहीं दिया।
लेकिन एक गलती उनकी भी है कि उन्होंने यहाँ पर रोजगार जनरेट करने की कोशिश नहीं की। वो यहाँ से पढ़कर जाकर दूसरे राज्यों की इकोनॉमी में योगदान दे रहे हैं और दूसरे राज्यों की इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन खुद उनके राज्य की इकोनॉमी गिरते चली जा रही है। जब पूरे अलग-अलग तरह की जो कंपनीज हैं, ये वादा करती है कि वो पीएम केयर फंड में दान देंगी और करोड़ों करोड़ रुपए दान देती हैं, और वही कंपनीज जब अपने मजदूरों की, अपने एम्प्लॉइज की सैलरी कट करती हैं, और ना सिर्फ सैलरी कट करती हैं, उन्हें निकाल भी देती हैं, तब यहाँ के लोगों की, अपने समाज के हम लोगों की हिपोक्रेसी समझ में आती है। कि जब हम बात करते हैं कि हम लोग योगदान कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, लेकिन अपने घर में काम करने वाले लोगों के लिए और अपने लिए काम करने वाले लोगों के लिए, अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए, उन्हें भूखे मरने के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, और किसी भी तरह की चीजों का इंतजाम हम नहीं कर पाते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी इसी बीच कहते हैं कि बिहार के पास संसाधन की कमी है। किस तरह के संसाधन की कमी है, वो इस बात को नहीं बता पाते हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, आत्मनिर्भर बनिए। कोई बिहारी मजदूर आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? आत्मनिर्भर बनना क्या मजदूरों का पैदल चलना है कि वो रेल मंत्रालय के ऊपर निर्भर नहीं रहे, वो सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहे, ना ही राज्य सरकार के ऊपर, ना ही केंद्र सरकार के ऊपर, कि वो उनके घर उनको सही सलामत वापस भेजेंगे। वो आत्मनिर्भर बन गए। उन्होंने सोचा कि अब मैं आत्मनिर्भर बनूंगा और मैं पैदल ही ये सफर शुरू करूंगा। गुरुग्राम से 15 साल की एक लड़की अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर साइकिल पर बैठाकर वो हजारों किलोमीटर दूर का फासला तय करना शुरू करती है और साइकिल से दरभंगा तक आती है। ये आत्मनिर्भरता हुई। वो सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रही कि वो उन्हें पहुंचाएगी, क्योंकि ये बात तय है कि ये सरकार इस मोर्चे पर विफल हो चुकी है। हम लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार की हर बात को हम लोगों ने माना, लॉकडाउन का भी पालन किया। सरकार ने ये कहा था कि लॉकडाउन का पालन करने के बाद कोरोना का ये चेन टूट जाएगा, लेकिन कोरोना का तो चेन नहीं टूटा। कोरोना का चेन हमेशा बढ़ते जा रहा है। हर दिन आप सुबह में उठते होंगे और आपको ये रिपोर्ट पढ़ने को मिलती होगी कि 24 घंटे में सबसे ज्यादा मरीज अभी मिले, अगले दिन फिर 24 घंटे में सबसे ज्यादा मरीज मिले। लॉकडाउन होने के बावजूद चेन नहीं टूट रहा है। इस पे भी सरकार कुछ सोच नहीं पा रही है। जब इससे पहले विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार को कई तरह के सुझाव दिए, तब उसको भी लेकर केंद्र सरकार सजग नहीं हुई और वो उसका मखौल उड़ाते गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बयान दिया, वो काफी बचकाना और बेवकूफी भरा बयान है। जब राहुल गांधी जो कांग्रेस के सांसद हैं, वो बैठकर मजदूरों से बात कर रहे थे, वो तस्वीर वायरल हुई, तो निर्मला सीतारमण ने कहा कि मजदूरों का वो समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर सरकार को मजदूरों के समय की इतनी चिंता है, तो क्यों नहीं सरकार उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का कोई इंतजाम कर लेती है। यूपी में जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रही है, पत्र चल रहे हैं, एफआईआर हो रहे हैं, इससे ये बात साफ है कि इसमें पिस सिर्फ मजदूर रहे हैं। इसी के बीच में एक खबर और आती है जो हमारा दिमाग हिला कर रख देती है और ये सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि किस वक्त में, किस युग में जी रहे हैं हम लोग। कई लोग जो कहते हैं कि मनुस्मृति लागू करना चाहिए, संविधान की बात हम नहीं मानते हैं, भारत एक हिंदुत्व राष्ट्र होना चाहिए, शायद हम लोग इसी के तरफ बढ़ रहे हैं। कई लोगों से जब बातचीत मेरी होती रहती है, वो कहते हैं कि भारत में, हिंदुस्तान में जातिवाद पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। हिंदुस्तान में जातिवाद अब नहीं है। कास्ट को कोई कुछ नहीं मानता है। उनके लिए मेरे लिए एक आज की एक खास खबर है। नैनीताल में ओखल कांडा ब्लॉक है। वहां पर एक क्वारंटीन सेंटर है। वहां पर कई लोगों को क्वारंटीन करके रखा गया। वहां पर जो भोजन माता है, यानी जो लोगों के लिए खाना बनाती हैं, वो दलित समुदाय से आती हैं। और वहां के कई लोगों ने ये आवाज उठाई कि ये दलित महिला है, तो हम लोग इनके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि जो लोग दलित के हाथ का खाना आज भी नहीं खाना चाहते हैं, उनकी मानसिकता क्या होगी और वो मजदूर के बारे में क्या ही सोचते होंगे। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर दलित नाली साफ करता हो या मजदूर हो, लेकिन हर मजदूर दलित आपको जरूर मिल जाएगा। नमस्कार।
लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को।